क्या आप किसी से इतना प्यार कर सकते हैं कि खुद से पहले उसकी परवाह करें, उसके साथ के लिए ये दुनिया तक छोड़ दें? क्या आप किसी से इतनी नफरत कर सकते हैं कि आपकी नफरत की कीमत उसकी जान हो? एपिसोड 5 ने मुझे तो शॉक में डाल दिया। क्या आपको भी? तो आइए आगे के सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं। लाइट शॉप एपिसोड 6 3 डे फ्यूनरल के साथ। हेलो, मैं हूँ इलेक्ट्रा एंड वेलकम टू इलेक्ट्रा एक्सप्लेन्स। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं ली जी यूंग की बॉडी बैग में है। गले पे रस्सी और नाखून के निशान हैं। सोखोई की असिस्टेंट बोलती है इसे बहुत दर्द हुआ होगा। सोखोई बोलता है इसीलिए हम साफ करके कफन ओढ़ा देते हैं ताकि दर्दनाक यादों को आंखों से दूर कर सके। जब वो आगे बढ़े तो वो सब भूल जाएगी, जैसे कि यहाँ क्या हुआ। वो बॉडी बैग की चेन को बंद करके उसको मॉर्चुरी चैम्बर में रखने लगता है। यहाँ दोनों की बातों से हमें पता चलता है 3 डेज वेक के बारे में, जो एक सदियों पुराना ट्रेडिशन है जिसमें 3 दिन वेट किया जाता है, इस होप में कि शायद मरा हुआ इंसान वापस जिंदा हो जाए। फैमिली की आखिरी उम्मीद होती है फाइनल गुड बाय से पहले, और मरे हुए इंसान के लिए ये 3 दिन एक गिफ्ट है, एक आखिरी कर्टसी, क्योंकि उनको भी गुड बाय बोलना होता है। सोखोई बोलता है दूसरे शब्दों में सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, और चैम्बर का दरवाजा बंद कर देता है। आगे दिखाया जाता है जब ली जी यूंग जिंदा थी वो बस स्टॉप पे ह्युनमिन का वेट करती थी और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, और अब मरने के बाद भी वो बस स्टॉप पे उसका वेट कर रही है। ये वही सीन है जो एपिसोड 1 में हमने देखा था, जब 4 दिन वो ह्युनमिन को बस स्टॉप पे मिलती है। वो अपने हाथों को देखती है तो हथेली की तरफ उंगलियों पे नाखून है, लेकिन हाथ उल्टा करके देखती है तो जहाँ होना चाहिए वहाँ नाखून नहीं है। वो याद करती है जब ह्युनमिन उसका हाथ पकड़ता था। वो अपने उल्टे नाखून छुपाने के लिए बेंच की सीट को पकड़ लेती है। क्योंकि ली जी यूंग बोल और सुन नहीं सकती, तो अपना प्यार उस तक पहुंचाने के लिए ह्युनमिन एक रिदम में टैप किया करता था, जैसे कि फोन से उसके फोन पे या फिर टेम्पल में लटके हुए ड्रम पे, और ली जी यूंग इस टैपिंग की वाइब्रेशन को फील करके जवाब में सेम टैपिंग करती थी। वही टैपिंग की आवाज़ वो अपने नाखून से बेंच पे मार के निकालती है। अब ली जी यूंग बोलने की कोशिश करती है। बहुत कोशिश के बाद वो बोल पाती है। सबसे पहला शब्द वो बोलती है किम ह्युनमिन। वो बोलती है किम ह्युनमिन, लव यू, मिस यू सो मच। अब बस आती है और ह्युनमिन उतरता है, सरसरी सी नजर से उसको देखता है और चला जाता है। ली जी यूंग उसको जाते हुए देखती है और देखती है वो थोड़ी दूर जाके गिर जाता है। उसके पैर मुड़ जाते हैं, वो घुटनों के बल गिरता है और एकदम से उसका सर झुक जाता है, जैसे टूट गया हो और बेजान हो। इधर हम देखते हैं ली जी यूंग के मरने के दूसरे ही दिन उसके लैंडलॉर्ड ने रात के टाइम 2 आदमी भेजे हैं उसका सामान वहां से हटाने के लिए, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। घर में एंटर होते ही सबसे पहले उसकी शॉप है, उसके बाद उसका रूम है। वो लोग पहले शॉप का सामान हटाने लगते हैं। इतने में एक आदमी को एक अजीब सी आवाज आती है जो उसे लगता है अंदर कमरे से आ रही है। वो आवाज ऐसी थी जैसे कैंची में से आती है। तभी दूसरा आदमी वहां टेबल पे रखे स्विच को देखता है जिसके पास लिखा था प्रेस द बटन इन केस ऑफ एब्सेंस, और वो उस बटन को प्रेस कर देता है और बोलता है ओ, ये एक डेफ इंसान है। वो दूसरे आदमी से पूछता है कि उससे क्या हुआ, जिस पे वो आदमी जवाब देता है कि मुझे नहीं लगता वो अभी यहाँ से गई है, और घबरा के वहाँ से चलने को बोलता है। वो दोनों वहाँ से लाइट्स बंद करके चले जाते हैं। जो बटन उस आदमी ने प्रेस किया था उसकी वजह से अंदर कमरे में रेड कलर की लाइट जलने लगती है, और उस लाइट में हम देख सकते हैं एक परछाई जो ली जी यूंग जैसी लग रही है। वो बार बार हवा में हाथ उठा रही है और वही आवाज भी आ रही है, और फिर ह्युनमिन की परछाई दिखती है
वो खड़ा होता है और हम देख सकते हैं ह्यूनमिन कमरे में खड़ा है और ऐसा लग रहा है वो अभी होश में आया है। वो बोलता है ये कौन सी जगह है। वो रेड लाइट गोल गोल घूम रही है और बाकी अंधेरा है और वो वापस बेहोश होके वहीं गिर जाता है। आगे देखते हैं बस स्टॉप पे दूसरे दिन, जब ली जी युंग ने अपने नाखून से बेंच पे टैप किया था। ह्यूनमिन ने रुक के देखा था और चला गया था। वो थोड़ी दूर जाके गिर जाता है और ली जी युंग उसकी तरफ जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है एक फिल्म थिएटर। वही आवाज आ रही है जो ली जी युंग के घर में आ रही थी। ये आवाज एक लड़की को सुनाई दे रही है। वो अपने दोस्त से पूछती है कि क्या तुमको भी आवाज आ रही है। लड़के को कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो लड़की अपने पीछे वाली सीट पे देखती है और ली जी युंग उसे पलट के गुस्से में देखती है। उस लड़की को अपनी सीट के पीछे सूटकेस दिखता है। वो पीछे जाती है लेकिन सूटकेस वहां नहीं होता, जिसकी वजह से वो लोग डर के वहां से चले जाते हैं। अब हम देख सकते हैं ली जी युंग कुछ सिल रही है क्योंकि उसका हाथ बार बार उठता है। एक बड़ी सी सुई और मोटा सा धागा स्क्रीन की लाइट में दिख रहा है। उसके बाद ह्यूनमिन खड़ा होता है जैसे अभी अभी होश में आया है। अब बस स्टॉप पे तीसरे दिन, जब ह्यूनमिन हेल्प करने के लिए अपना फोन देने की कोशिश कर रहा है और ली जी युंग पूछती है क्या तुम मुझे नहीं पहचानते। ह्यूनमिन पूछता है क्या हम पहले मिले हैं। ली जी युंग नीचे देखने लगती है और हम देख सकते हैं ह्यूनमिन के पैर से खून बह रहा है। वो माफी मांग के वहां से चला जाता है। साइड वॉक पे खून पड़ा हुआ है और आगे जाके वो उसी सेम जगह पे बेहोश होके गिर जाता है। ली जी युंग उसको देखती है और दिखाया जाता है वो दोनों एक टेम्पल में है। ह्यूनमिन बेहोश है और ली जी युंग फिर से जोर जोर से कुछ सिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो उसका पेट सिल रही है। एक मॉन्क उन दोनों को देखता है। वो हाथ जोड़ के वहां से चला जाता है। फोर्थ डे, बारिश हो रही है। आज ह्यूनमिन अपनी अम्ब्रेला देने की कोशिश करता है और बोलता है हाँ हम कल मिले थे, बात की थी। वो बोलती है तुमने मुझे आज देखा, कल और उससे एक दिन पहले, लेकिन आने वाले कल का क्या। ऑलमोस्ट आधी रात हो चुकी है और दिन खत्म होने वाला है। सो खोई की आवाज आती है। सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। और वो बोलती है मेरे पास टाइम कम है। यहाँ सोखोई की असिस्टेंट परेशान है क्योंकि आज बॉडी को क्लीन करना है, लेकिन ड्रॉर का दरवाजा नहीं खुल रहा, जबकि फ्रीजर काम कर रहा है। सोखोई खुद दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, फिर बोलता है वो जरूर नाराज होगी, उसको थोड़ा और टाइम दे देते हैं। असिस्टेंट के कुछ समझ नहीं आता और सोखोई वहां से चला जाता है। ड्रॉर पे लिखा है नाम ली जी युंग, एज 32, जेंडर फीमेल, फ्यूनरल अरेंजमेंट कंफर्म्ड। आगे पुराने एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जिसमें शॉपकीपर डिटेक्टिव से बोलता है तुम थोड़ी देर रुक क्यों नहीं जाते, क्योंकि उसके पास छतरी भी नहीं है और उस टाइम वही एक जगह है जो खुली है, तो हो सकता है वो जिसे ढूंढ रहा है वो वहीं आ जाए। और संक्षिक रुक के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है बाहर देखता हुआ। शॉपकीपर उसे इंस्टेंट कॉफी देता है। डिटेक्टिव कॉफी पीता है और मग की तरफ देखने लगता है जैसे उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन बिना कुछ बोले वो कॉफी पीने लगता है। शॉपकीपर भी उसे देख रहा है। डिटेक्टिव बोलता है इस तरह क्यों देख रहे हो। यहाँ दोनों की बातों से हमको पता चलता है कि दोनों ही अपने काम की वजह से लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। शॉपकीपर को कस्टमर से डील करना पड़ता है इसलिए, और डिटेक्टिव अपनी जॉब की वजह से। डिटेक्टिव टेबल पे रखे डब्बे को देखता है जिसमें ह्यूंजू के बनाए हुए बोज रखे हैं। शॉपकीपर के बोलने पे कि वो किसी ने उसके लिए बनाए हैं, संक्षिक समझ जाता है कि वो ह्यूंजू की बात कर रहा है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी उम्र नहीं लगती कि तुम्हारी इतनी बड़ी बेटी हो। वो आगे बोलता है कि वो समझ नहीं पा रहा कि शॉपकीपर कितने साल का है, जिस पे शॉपकीपर बोलता है मेरी एक बेटी थी, क्या तुम्हारे बच्चे हैं। डिटेक्टिव बोलता है हाँ थी, उसका नाम भी रखा था, लेकिन मिसकैरेज हो गया। अब बारिश रुक गई है और वो जाने लगता है। शॉपकीपर बोलता है क्या तुम रात भर उसको ढूंढोगे, तुम उसे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। डिटेक्टिव बोलता है मेरे पास और कुछ नहीं बचा है,
शॉपकीपर बोलता है फिर मिलेंगे। डिटेक्टिव हाँ बोल के वहां से चला जाता है। आगे सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव की वाइफ अपनी प्रेगनेंसी को लेकर परेशान है कि अब तक उसका पेट दिखने लगना चाहिए था और उसे संशिक का हर टाइम काम करना भी पसंद नहीं है। लेकिन संशिक बोलता है ये जिंदगियां बचाने का काम है, उसे करना होगा, और सॉरी बोल के वहां से चला जाता है। अब संशिक स्कूटर की आवाज का पीछा करते हुए इक्वान गर्ल्स हाई स्कूल यानी कि ह्युंजू के स्कूल के ग्राउंड में आ जाता है। ग्राउंड पे टायर मार्क्स दिख रहे हैं। उसे ऊपर खिड़की में कोई दिखता है तो वो भाग के अंदर जाता है और वहां कोई भी नहीं है। संशिक वहां रखे हुए लॉकर्स पे नाम पढ़ने लगता है। ऑट्टन, बोबे, सोमांग, सारांग, हेत्सल। वो याद करने लगता है जब उसकी वाइफ ने उसे बताया मिसकैरेज के बारे में। वो हॉस्पिटल में अकेली थी जब उसे डॉक्टर्स ने बताया। उसने उस बच्ची के लिए तैयारियां की थी, उसे एक नाम दिया था, निकनेम भी दिया था। संशिक उससे उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है और उससे माफी मांगता है। तो वो पूछती है कि क्या उसे उनके बच्चे के लिए बुरा लग रहा है। वो जवाब देता है हाँ। अब हम देख सकते हैं वो क्लासरूम में है और बहुत इमोशनल लग रहा है। उसे फिर से स्कूटर की आवाज आती है और वो उसका पीछा करने के लिए वहां से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने घर आया है, उसके हाथ में सामान है और वो देखता है वहां कोई भी नहीं है। वो हर जगह ढूंढता है लेकिन उसकी वाइफ वहां नहीं थी, जा चुकी थी। वो आवाज के पीछे पागलों की तरह भाग रहा है। वो लाइट शॉप के सामने से भागता हुआ जाता है और शॉपकीपर उसको देखता है। थोड़ी दूर जाके वो गिर जाता है और बड़ी मुश्किल से अपने घुटनों के बल बैठता है और जोर से चिल्लाता है। फिर उठ के खड़ा होता है लेकिन वो ठीक से चल नहीं पाता। अजीब तरीके से चलते हुए वो पास ही सीढ़ियों पे बैठ जाता है। उसको धुंधला दिखाई दे रहा है और अचानक से उसकी राइट आई नीचे की डायरेक्शन में चली जाती है, जिसे वो अपना सर झटक के ठीक कर लेता है और वापस से उसे ठीक दिखने लगता है। फिर से स्कूटर की आवाज सुन के वो उसका पीछा करने लगता है। आगे देखते हैं ह्युंजू अंधेरी गली के सामने खड़े होके देख रही है लेकिन वो वहां से नहीं जाती। वो छुप छुप के डरते हुए अपने घर जा रही है। तभी जोर से एक कुत्ता भौंकता है। वो उस कुत्ते से चुप रहने को बोलती है और वहां से जाने को भी, क्योंकि एक अजीब आदमी उस कुत्ते को ढूंढ रहा है। कुत्ता थोड़ी देर भौंक के वहां से चला जाता है। वो भागते हुए लिफ्ट में जाके 8th फ्लोर के लिए बटन प्रेस करती है। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो रहा होता है, तभी कोई हाथ से लिफ्ट का दरवाजा रोक देता है और एक आदमी लिफ्ट में आता है जिसका चेहरा नहीं दिखाया जा रहा है। ह्युंजू लिफ्ट के कांच में उस आदमी की शर्ट देखती है और फिर पलट के देखती है। मरून कलर की शर्ट है और पेट के पास ऐसा लग रहा है जैसे गीली है। वो सामने देखने लगती है और फिर डरते हुए लिफ्ट के कांच में उसका चेहरा देखती है। वो ह्युनमिन है। ह्युनमिन भी उसकी तरफ देखने लगता है तो वो नीचे देखने लगती है। 8th फ्लोर आ जाता है और वो भागते हुए अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है। तभी उसके जेब से वो चाबी वाला टॉर्च गिर जाता है। टॉर्च को देखने के लिए मुड़ती है तो वो ह्युनमिन को आते देख डर जाती है और बिना टॉर्च उठाए अपने फ्लैट की तरफ तेजी से जाती है। हड़बड़ी में डिजिटल लॉक खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुलता। तो वो जोर जोर से दरवाजे पे नॉक करने लगती है और अपनी माँ को बुलाने लगती है। ह्युनमिन अपने फ्लैट की तरफ चला जाता है और डिजिटल लॉक खोलता है। तब ह्युंजू की जान में जान आती है और वो भी अपना लॉक खोल लेती है। तभी ह्युनमिन उससे पूछता है कि क्या वो वहाँ रहती है, क्या उसने उसे पहले कभी देखा है। वो मना कर देती है। तो वो सोचता है मैं यहाँ कब शिफ्ट हुआ। वो उससे पूछता है कि वो वहाँ कब से रह रही है। वो सोचने लगती है और जोर से गिरने की आवाज आती है। वो देखती है कि ह्युनमिन अपने दरवाजे पे गिरा पड़ा है, वो भी अजीब तरीके से जैसे पीठ से फोल्ड हो गया हो। उसके दोनों पैर भी दिख रहे हैं और पैरों के ऊपर उसकी बॉडी है। आंखें बंद हैं। वो उसे देख के चौंक जाती है। पीछे से एक औरत की आवाज आती है, उसे छोड़ दो। वो मुड़ के देखती है तो लीजी यूंग सूटकेस लेके जल्दी में आ रही है और बोलती है वो मेरा है। ह्युंजू के कुछ समझ नहीं आता।
वो अंदर चली जाती है और दरवाजे पे कान लगा के सुनने लगती है। सूटकेस खोलने की आवाज आ रही है। वो धीरे से दरवाजा खोल के देखती है कि ली जी युंग ने ह्युनमिन को सूटकेस में रख लिया है और अब बंद कर रही है। वो डर जाती है। उसकी माँ उसे जल्दी से अंदर खींच लेती है और इशारे से चुप रहने को बोलती है। सूटकेस खींचने की आवाज सुन के ह्युनजू अपनी माँ से कुछ बोलना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर देती है। पीप होल पे ली जी योंग की आंख दिख रही है। वो बोलती है, तुम दोनों एक दूसरे को याद हो। हम एक जैसे हैं, लेकिन मैं अलग क्यों हूँ? क्यों? और वो वहां से चली जाती है। ह्युनजू की माँ ने अभी भी उसका मुंह बंद किया हुआ है। वो बोलती है, माँ वो चली गई। वो अपनी माँ से गुस्सा है क्योंकि उसकी आवाज लगाने पे भी उसकी माँ ने दरवाजा नहीं खोला। वो अपनी माँ से पूछती है, वो औरत क्या बोल रही थी? उसकी माँ कुछ नहीं बोलती, जिसपे ह्युनजू पूछती है, क्या तुम जवाब दोगी? उसकी माँ डस्टबिन उठा के बल्ब दिखाती है। ह्युनजू बोलती है कि उसने लाइट बल्ब नहीं खरीदा क्योंकि उसे डर लगता है लाइट शॉप जाने में। लेकिन उसकी माँ बार बार बस वो डस्टबिन और बल्ब उसको दिखा रही है। ह्युनजू परेशान होकर रोने लगती है और बताती है कि उसे बहुत सारे अजीब लोग मिलते हैं आजकल, और उसकी माँ बिल्कुल उसकी फिक्र नहीं करती। वो रोते हुए नीचे बैठ जाती है और बोलती है कि उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं है क्योंकि वो सब उसे इग्नोर करते हैं। उसकी माँ भी नीचे बैठ के बार बार वो डस्टबिन दिखा रही है, तो कभी वो डस्टबिन को हिला रही है जिससे बल्ब आपस में टकरा के आवाज कर रहे हैं। ह्युनजू गुस्से में वो डस्टबिन गिरा देती है और बोलती है, हटाओ इसे। बल्ब बिखर जाते हैं और टूट जाते हैं। ह्युनजू चिल्ला के अपनी माँ से बोलती है, तुमने ये सब खराब कर दिए। जब तुम खराब ही करने वाली हो तो मुझसे और क्यों बाय करवाती हो? वो बोलती है कि वो और लाइट बल्ब नहीं लाएगी और ना ही घर से बाहर जाएगी, और रोते हुए वहां से उठ के चली जाती है। कमरे का दरवाजा बंद करके जोर जोर से रोती है। उसकी माँ चुपचाप बैठी रहती है। ली जी यूंग लिफ्ट से नीचे जा रही है। वो सूटकेस को देखती है और बोलती है, मुझे नहीं पता तुम मुझे क्यों नहीं याद रख सकते। वो बाहर निकल के अपने लेफ्ट साइड देखती है और बोलती है, अब हम कहाँ जाएं? और फिर राइट की तरफ चली जाती है। आगे देखते हैं, नर्स कुआन अपनी गाड़ी से पार्किंग में है। फ्यूनरल हॉल के बाहर वही स्कार्फ वाली बूढ़ी औरत और एक लड़का बैठा है जो बहुत दुखी है, रो रहा है। कार जैसे ही क्रॉस करती है, हमको बस वो लड़का ही दिखता है और वो वहां से उठ के अंदर चला जाता है। नर्स कुआन गाड़ी से उतरती है और उस औरत के पास जाती है और पूछती है, आप यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत पहले तो चौंक जाती है कि नर्स कुआन उसको कैसे देख सकती है। फिर बताती है कि सब रो रहे हैं उसकी वजह से और उससे वो सहन नहीं हो रहा, इसलिए वो आ गई। ये बोल के वो बहुत दुखी हो जाती है। नर्स कुआन उसका मन हल्का करने के लिए बोलती है, और जो अभी यहाँ बैठा था वो कौन है? वो औरत खुश होके बोलती है, वो मेरा सबसे छोटा ग्रैंडसन है। मैं हमेशा उसको बहुत ज्यादा लाड करती थी। मैं उसे भूलने वाली हूँ। इस बात का बहुत पछतावा है मुझे। वो बताती है कि आज उसकी श्राउडिंग है, यानी कि आज उसको ट्रेडिशनल तरीके से तैयार करके कपड़े से ढक के कॉफिन में रख दिया जाएगा ताकि उसके करीबी उसको आखिरी बार देख सकें, और कल वो चली जाएगी। और जब वो जाएगी, वो इस दुनिया के बारे में सब भूल जाएगी, सब कुछ जो वो जानती थी। आज उसका आखिरी दिन है और उसे अपने ग्रैंडसन की फिक्र है, और वो चाहती है कि कोई उसको जाके बता दे कि ये ठीक है। वो नर्स कुआन से पूछती है कि क्या वो ये कर सकती है। नर्स कुआन, जो अभी तक बड़े दुख से ये सब सुन रही थी, इधर उधर देखने लगती है। वो औरत समझ जाती है और एक ठंडी सांस भर के बैठ जाती है। नर्स कुआन अपने बैग से टिफिन निकालती है जिसमें हमेशा की तरह चेरी टोमेटोज हैं। वो औरत पूछती है, ये क्या है? वो बोलती है, ये मेरा लंच है। औरत बोलती है, तुमको कुछ गर्मा गर्म खाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है, अंदर यूके जैंग है। नर्स बोलती है, मैं ये इसलिए खा रही हूँ क्योंकि ये अच्छा है, और उससे उसके ग्रैंडसन के बारे में बात करने लगती है। वो औरत भी उसे बताने लगती है। एंड में दिखाया जाता है नर्स कुआन वहाँ अकेली बैठी हुई चेरी टोमेटोज खाते हुए बातें कर रही है।
इधर आईसीयू में एक नर्स कुआन से क्यू टिप्स मांगती है क्योंकि उसको कुछ आवाज सुनाई दे रही है। नर्स कुआन बोलती है शायद उसके कान सेंसिटिव है। वो बोलती है नहीं, सेंसिटिव नहीं, इन्फेक्शन है। नर्स कुआन सामने एक बेड की तरफ देख रही है। अब हम देख सकते हैं उसको वहाँ ली जी यूंग दिख रही है जो ह्यूनमिन के बेड के पास बैठ के रो रही है। नर्स कुआन अंदर जाती है और बोलती है हम पहले ही उसके लिए वो सब कुछ कर चुके हैं जो कर सकते थे। अब करने के लिए कुछ बचा नहीं। उसके जीने की इच्छा ही है अब सब कुछ। आई एम सॉरी, जीने की इच्छा कहाँ मिलेगी उसे, वो मुझे नहीं पता। ली जी यूंग अभी तक अपना सर बेड पे रख के रो रही थी और उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अब वो अपना सर उठाती है। नर्स कुआन कंटिन्यू करती है शायद, मुझे नहीं पता, हो सकता है वो विल उसकी और सिर्फ उसकी ना हो। ली जी यूंग उसकी तरफ देखने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि ली जी यूंग अपने घर के कमरे में ह्यूनमिन की बॉडी को सिल रही थी और हर एक सिलाई के साथ जैसे वो अपना हाथ उठाती थी उसके साथ ह्यूनमिन के दिल की धड़कन भी चल रही थी। फिर मूवी थिएटर वाला सीन, उसके बाद टेम्पल वाला सीन, हर जगह उसके उठते हाथ के साथ ह्यूनमिन के हार्ट का रिदम ग्राफ बन रहा है और बैकग्राउंड में डॉक्टर की आवाज़ आ रही है। मुझे नहीं पता वो कौन सी ताकत है जो इसे जिंदा रख रही है। ये एक मिस्ट्री है। नर्स जियोंग वॉन की आवाज़ आती है, ये पेशेंट बेहोश रहता है, इसको जीने की इच्छा कहाँ से मिलती है। अब दिखाया जाता है सोनहे का घर। उस बंद कमरे की लाइट ऑन ऑफ हो रही है। दरवाजे का कांच टूटा हुआ है, डिजिटल लॉक लगा हुआ है, बारिश हो रही है। दरवाजे पे रेड हाई हील्स वाली सैंडल है, वहीं एक हथौड़ा भी पड़ा हुआ है। एक रैक पे कपड़े हैंगर पे टंगे हुए हैं, उनके पीछे सोनहे डर से छुपी हुई है। वो कपड़े हटा के उस बंद कमरे को देखती है। दरवाजे के साइड से लाइट ऑन ऑफ होती हुई दिख रही है। तभी उसकी नज़र वहीं टंगे हुए एक कपड़े पे जाती है जो एक हॉस्पिटल का पेशेंट ड्रेस है। वो उसको निकालती है और फिर उस कमरे में जाती है, उस बल्ब को देखती है और उसे याद आता है उसने गुस्से में सड़क पे अपने पैर से सैंडल झटक के फेंक दी थी। और एक एक करके उसको उस दिन की पूरी लड़ाई याद आती है, वो सारी कड़वी बातें जो उसने हाइवॉन को बोली। और फिर उसे याद आता है एक्सीडेंट, जब हाइवॉन ने उसे पीछे से पकड़ा हुआ है। डॉक्टर की आवाज़ आती है, उसकी जुड़ी हुई हथेलियाँ उसके मरने के बाद अकड़ चुकी हैं। पीछे वाले इंसान ने आगे वाले इंसान को बचा लिया। सोनहे रोने लगती है। उस कपड़े पे लिखा हुआ है यूजीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। वो वहीं बैठ जाती है। उसे फिर याद आता है उसने हाइवॉन से बोला था, मुझे नहीं पता मैं अभी तुम्हारी आंखों में कैसे देखूं। अब मैं तुम्हारे आसपास नहीं रहना चाहती, ठीक है? वापस मुड़ो और मेरी आंखों से दूर हो जाओ। ये याद करके वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। दिखाया जाता है हाइवॉन ने उसे गले लगाया हुआ है और उसके कंधे पे सर रख के सोनहे सिसक सिसक के रो रही है। वो ब्रिज जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वो ब्रिज टूटा हुआ है। वहाँ ट्रैफिक कोन्स रखे हैं, पुलिस टेप लगा हुआ है। वहाँ लोगों ने फूल रखे हैं, मैसेजेस लिखे हैं जैसे कि बहुत बुरा एक्सीडेंट था, ऐसा फिर दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। आई होप तुम ठीक और खुश हो वहाँ। नर्स कुआन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा रही है। वो देखती है बाहर वेटिंग एरिया में एक छोटा बच्चा बैठा है। ये वही बच्चा है जो एक्सीडेंट में था। वो बच्चे से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको स्कूल में नहीं होना चाहिए। उस बच्चे के पास जियोंग का बास्केटबॉल बैग है और वो बताता है कि वो उसे उस इंसान को लौटाना चाहता है जिसने एक्सीडेंट वाले दिन उसके गले में इसको डाल दिया था। उसे उस इंसान का नाम नहीं पता, लेकिन शायद उसको बास्केटबॉल पसंद है। नर्स कुआन उस बच्चे को बताती है कि आईसीयू में सिर्फ पेशेंट्स के रिलेटिव्स जा सकते हैं और कोई चीज़ अंदर देना भी अलाउड नहीं है। लेकिन वो उस इंसान को जानती है और वो ये बास्केटबॉल उसे वापस कर देगी। वो बच्चा पूछता है, सच में? वो बोलती है, हाँ, मैं वही करती हूँ
और बच्चे के पूछने पे वो उससे बॉल मांगती है और जब वो उसे देता है तो बोलती है जो तुमने अभी किया वो असिस्ट था। ली जी यूंग सूटकेस लिए हुए गली से जा रही है। साइड में एक गली से सोंगवॉन यानी कि बस ड्राइवर आता है। उसके कपड़े बाल अभी भी गीले हैं। वो ली जी यूंग को देखता है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सोंगवॉन के गीले जूतों की आवाज़ आ रही है और अब हम देख सकते हैं वो एक चौराहा है और एक गली से संक्षिप्त भी आ रहा है। वो ली जी यूंग को जाते हुए देखता है और फिर वहीं खड़ा हो जाता है। वो सिगरेट निकालता है और लाइटर से जलाने लगता है और आज लाइटर जल जाता है। वो उसकी फ्लेम को देखने लगता है और याद करता है कि उसका लाइटर कभी भी नहीं जलता था। फिर उसे याद आता है वो ट्रक। वो फ्लेम को देखता रहता है और फिर पलट के देखता है अपनी परछाई जिसमें उसके सर का एक बड़ा हिस्सा गायब है। यहाँ लाइट शॉप में एक बल्ब की रोशनी टिमटिमा रही है। शॉपकीपर बैठा हुआ है। डिटेक्टिव आता है और बोलता है क्या मुझे एक और कॉफ़ी मिल सकती है। वो उसे गर्मा गर्म कॉफ़ी देता है। मग से धुआं निकल रहा है। डिटेक्टिव उस गर्म स्टील के मग को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और फिर पीता है और पूरी कॉफ़ी पी जाता है और फिर शॉपकीपर को देख के बोलता है ये अजीब है, ये गर्म नहीं है और मैं इसे टेस्ट नहीं कर सकता। शॉपकीपर बोलता है मुझे पहले से ही शक था। डिटेक्टिव बोलता है लेकिन मैं सिर्फ फीलिंग पे नहीं जा सकता था। शॉपकीपर बोलता है तुम्हें खुद देखना था। वो बोलता है हाँ, तो मैं इधर उधर घूम रहा था और देखा कि क्या गलत था, वो मेरी बॉडी थी। शॉपकीपर पूछता है तुम्हें कैसे रियलाइज हुआ। वो टेबल पे लाइटर रख देता है। हमें दिखाया जाता है वो लाइटर उसकी वाइफ ने गिफ्ट दिया था नए घर की खुशी में। डिटेक्टिव शॉपकीपर से बोलता है मैं देख सकता था इसमें कुछ अजीब है। शॉपकीपर बोलता है दूसरे लोग कुछ भी नहीं समझ पाते। डिटेक्टिव बोलता है दूसरे लोग। शॉपकीपर बोलता है हाँ, इस लाइट शॉप में बहुत से अलग अलग लोग आते हैं। डिटेक्टिव बोलता है ये सिर्फ एक लाइट शॉप है तो फिर ये जगह कहाँ है। मुझे लगता है जैसे ये अलग है। शॉपकीपर पूछता है कैसे। डिटेक्टिव बोलता है रात कभी ख़त्म नहीं होती। मुझे जानना है मैं अजीब हूँ या ये जगह अजीब है। ये जगह कहाँ है। शॉपकीपर बोलता है मैं भी सेम सवाल पूछा करता था। और फिर वो अपना काला चश्मा उतारता है। वो नीचे देख रहा है और फिर ऊपर देखता है। उसकी आंखें बिल्कुल बिल्ली जैसी हैं। आंखों की पुतलियां एकदम बड़ी बड़ी और फिर वो एकदम से सिकुड़ जाती हैं और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।